गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था नागरिकता। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। देखिए, पिछली कक्षा में हमने बताया था नागरिक किसे कहते हैं और नागरिकता किसे कहते हैं। देखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में नगर के जो निवासी है उनको क्या कहते हैं? नागरिक कहते हैं। और नागरिक शास्त्र की भाषा के हिसाब से हम मानते हैं कि राज्य के सदस्य को नागरिक और राज्य के द्वारा उस नागरिक को जो सदस्यता दी जाती है उसे क्या कहते हैं? अपन नागरिकता कहते हैं। राज्य के द्वारा नागरिक को जो सदस्यता दी जाती है उसे क्या कहते हैं? अपन नागरिकता। तो आज हम इसी नागरिकता के बारे में, आज हमारा जो टॉपिक है वह है नागरिक के कार्य। नागरिक के कार्य, फंक्शंस ऑफ सिटीजन। नागरिक की कार्य, फंक्शंस ऑफ सिटीजन। नागरिक के कौन कौन से कार्य होते हैं? देखिए, नागरिक के जो कार्य होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक वैधानिक कार्य और एक नैतिक कार्य। और उसी प्रकार से जो अधिकार होते हैं नागरिक के वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक वैधानिक अधिकार और एक तरफ होते हैं कार्य। तो वैधानिक जो अधिकार भी है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है वैधानिक अधिकार, और दूसरा होता है नैतिक अधिकार। वैधानिक अधिकार और नैतिक अधिकार, इसी प्रकार से जो कार्य होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, वैधानिक कार्य और दूसरा होता है नैतिक कार्य। वैधानिक कार्य और नैतिक कार्य। अब देखिए, वैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो विधि द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं? वैधानिक अधिकार कहलाते हैं। और कुछ व्यक्ति के वैधानिक या विधि के द्वारा प्राप्त जो अधिकार है उनके अलावा भी व्यक्ति के कुछ नैतिक अधिकार होते हैं, और नैतिक अधिकारों के आधार पर ही व्यक्ति के नैतिक कार्य छुपे हुए होते हैं। व्यक्ति के अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति के कार्य भी उसके साथ ही साथ चलते हैं। वैधानिक कार्य वे कार्य होते हैं जिनका उल्लंघन करने पर राज्य के द्वारा दंडित किया जा सकता है, वे क्या कहलाते हैं? वैधानिक कार्य। वे कार्य जिनके उल्लंघन करने पर राज्य के द्वारा दंड दिया जा सकता है वो वैधानिक कार्य होते हैं। और नैतिक कार्य वे कार्य होते हैं जो नैतिकता के आधार पर, मानवीय गुणों के आधार पर मनुष्य को करने होते हैं। जैसे समाज में रहकर के व्यक्ति के कुछ क्या दायित्व है, क्या कार्य है, बड़े के प्रति, माँ बाप के प्रति, ये एक नैतिक कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं इन्हीं कार्यों के अंतर्गत वैधानिक कार्य। तो वैधानिक कार्य कौन कौन से हैं? पहला है राज्य भक्ति। राज्य भक्ति, नेशनल पैट्रियोटिज्म। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को राज्य का विश्वास पात्र सदस्य होना चाहिए। राज्य के प्रति भक्ति से तात्पर्य है कि कोई आकस्मिक कोई राज्य के ऊपर संकट आ जाए, देशद्रोह या विद्रोह
या अशांति की भावना जब कहीं फैलती नजर आए तो उस समय हमको राज्य के प्रति भक्ति दिखाने की आवश्यकता होती है। उस देशद्रोह और विद्रोह की भावना को हमें दबाना होता है। संकट के समय में देश के साथ हमें कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होने की आवश्यकता होती है। आंतरिक शांति व्यवस्था में व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह ये किन प्रकार शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। दूसरा है कानून का पालन, ओबीडियंस ऑफ लॉ। कानून का पालन। देखिए, राज्य देश की व्यवस्था को चलाने के लिए या राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ कानूनों का निर्माण करता है। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कानूनों की व्यवस्था करता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि वह राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करे। आवश्यकता पड़ने पर वह लोगों को पालन करने के लिए जागृत करे और इस भावना पर बल दे कि सभी व्यक्ति राज्य के सदस्य हैं। तीसरा है कर भुगतान यानी टैक्स पेमेंट। कर भुगतान। टैक्स पेमेंट। देखिए, राज्य के कार्यों की सुव्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था में सहयोग हेतु नियमानुसार व्यक्ति को टैक्स चुकाना अति आवश्यक है। ये टैक्स यानी कि कर का जो भुगतान है आदर्श नागरिकता की पहचान होती है, क्योंकि राज्य की जो आर्थिक स्थिति जो सुदृढ़ होती है तो किसके द्वारा होती है? टैक्स के द्वारा। तो व्यक्ति को टैक्स की चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। राज्य के विकास हेतु उसको समय समय पर राज्य के द्वारा निर्धारित जो कर हैं उनको समय समय पर चुकाना अति आवश्यक होता है। ये उसका तीसरा कार्य है। चौथा है अधिकारों का उचित उपयोग। का उचित प्रयोग। देखिए, राज्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। वे अधिकार जो व्यक्ति को स्वतंत्रता महसूस कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधिकार। अब व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने अधिकारों का उचित रूप से प्रयोग करे, जिससे किसी अन्य व्यक्ति की शांति व्यवस्था में भंग नहीं फैले, अशांति उसको हमारी तरफ से नहीं हो, यथासंभव ये प्रयास किए जाए। राज्य के द्वारा व्यक्ति को या किसी गवर्नमेंट पदाधिकारियों को जब अधिकार प्रदान किए गए हैं तो वो अधिकार इस प्रकार से प्रदान किए गए हैं जिन अधिकारों के माध्यम से समाज में, हमारे परिवार में शांति व्यवस्था बनाए रहे, हमारे राज्य में शांति की व्यवस्था बनाए रहे, अनुशासन की भावना हो। तो उन अधिकारों का व्यक्ति ऐसी जगह प्रयोग करें जिससे व्यक्ति के अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में दखल नहीं हो। ये थे राज्य के द्वारा प्रदत्त व्यक्ति के वैधानिक कार्य। ये थे। अब ये व्यक्ति के जो कार्य हैं वैधानिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। इन वैधानिक कार्यों का यदि उल्लंघन होता है तो राज्य निश्चित रूप से उस व्यक्ति को क्या करता है? दंड देता है। अब इसी नागरिक के कार्य के अंतर्गत अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं नागरिकों के लिए अधिकार, राइट्स ऑफ सिटीजन्स। देखिए, व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति समाज से कुछ मांग करता है और ये जो मांग है वही अधिकार है। कहने का मतलब है अपने व्यक्तित्व के विकास एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति समाज से जो मांग करता है वही व्यक्ति के क्या होते हैं? अधिकार होते हैं। परंतु समाज व्यक्ति को केवल उन अधिकारों को ही प्रदान करता है जो सभी के लिए हितकारी। अब इसमें एक कंडीशन है कि समाज भी व्यक्ति को उन अधिकारों को प्रदान करता है जो सभी के लिए हितकारी हो, अहितकारी न हो।
मनुष्य विकास के लिए जिन सुविधाओं की जो मांग करता है वे समाज के लिए यदि कल्याणकारी होती हैं तो निश्चित रूप से समाज उन अधिकारों को व्यक्ति को प्रदान कर देता है और उनको मान्यता और संरक्षण प्रदान करता है, और ये ही व्यक्ति के क्या कहलाते हैं, अधिकार कहलाते हैं। अधिकारों की जो परिभाषा की जो बात आती है विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। जैसे कि पहले विद्वान हैं वो बताए हैं लास्की, उन्होंने कहा है अधिकार स्वतंत्रता के लिए वह उचित दवा है जो कुछ कार्यों के लिए आवश्यक है। लास्की महोदय ने बताया अधिकार स्वतंत्रता के लिए वह उचित दवा है। अधिकार स्वतंत्रता के लिए वह दवा है। अधिकार स्वतंत्रता के लिए वह दवा है जो कुछ कार्यों के लिए आवश्यक है, जो कुछ कार्यों के लिए आवश्यक है। के लिए आवश्यक है। देखिए अधिकार स्वतंत्रता के लिए वह दवा है। अधिकारों को क्या कहा गया है, दवा। अधिकार स्वतंत्रता के लिए वह दवा है जो कुछ कार्यों के लिए आवश्यक है, अर्थात वे कार्य तभी ही संपन्न होंगे जब व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होंगे। दूसरे विद्वान हुए थे श्री R.K. शर्मा, उन्होंने बताया अधिकार जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में साधारणतः कोई अपनी उच्चतम विकास को नहीं पा सकता। बहुत अच्छी परिभाषा है, इन्होंने बताया है अधिकार सामान्यतः जीवन की वे परिस्थितियां होती है जिनके अभाव में व्यक्ति कोई उच्चतम विकास नहीं कर पाता। बिल्कुल व्यक्ति क्या है, परतंत्रता सा महसूस करेगा कब, जब उसको अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, यानी कि अधिकारों का वर्गीकरण। ये जो अधिकार है वो कौन कौन से अधिकार होते हैं। अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकारों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। अधिकारों का वर्गीकरण। देखिए अधिकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं प्राकृतिक अधिकार, दूसरे अधिकार होते हैं नैतिक अधिकार, और तीसरे जो अधिकार होते हैं वैधानिक अधिकार। पहला होता है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार। दूसरे अधिकार होते हैं नैतिक अधिकार। तीसरे जो अधिकार होते हैं वो वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकारों को पुणे 2 भागों में बांटा गया था। एक होते हैं नागरिक या समाज के अधिकार, और दूसरे होते हैं राजनीतिक अधिकार। पहले होते हैं समाज या नागरिक अधिकार। समाज या नागरिक अधिकार। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार। पहले होते हैं समाज या नागरिक अधिकार या सामाजिक या नागरिक अधिकार, और दूसरे होते हैं राजनीतिक
अधिकार। अब ये थे अधिकारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। इनको 3 भागों में बांटा, प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकारों को पुनः 2 भागों में बांटा गया, सामाजिक या नागरिक अधिकार और दूसरा है राजनीतिक अधिकार। अब इनका जो वर्गीकरण है उसका विस्तृत वर्णन है अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।